अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फिजिक्स की सेकेंड ईयर की सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग इस सीरीज में टॉपिक पढ़ रहे हैं अलोंग विद लॉन्ग क्वेश्चंस, अलोंग विद शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले हम इसके लॉन्ग पार्ट को डाइसेक्ट करेंगे, देन हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज को साथ देख लेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। आपने डिफाइन करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और किस पे कैलकुलेट करना है कि एक सरफेस है और उसके अंदर चार्ज। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्मल थ्रू सर्टेन एरियाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली बात, पहला डेफिनेशन ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी एरिया से जो पास हो रही है, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The scalar are the dot product of the electric field intensity and the vector area is known as the electric flux. Second क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया। याद रखिएगा, आपने सिंपल एरिया कहीं पर भी नहीं लिखना। तो जहां पर आप करेंगे कि फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, वहां पर आपके पास वेक्टर एरिया होगा। इस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या है? फाई ई डॉट ए। इसको आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट को आप फर्स्ट में करके आ चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट को आप लिखते हो कॉस थीटा में। यूनिट इसका क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके पास जो ई है इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर है, और जो आपके पास एरिया है इसका जो है वो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद है जी आपके पास वेक्टर एरिया आता है। वेक्टर एरिया में आप क्या करते हो? an an area whose magnitude is equal to the surface area of the element but its direction is normal। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरिया जहां पर आपका होगा, वेक्टर एरिया उसके नॉर्मल में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, ये कोई भी एरिया है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके नॉर्मल में होगा। ये जो चीज होगी दिस इज नॉन एज द वेक्टर एरिया। ये आपके पास आगे काम भी बहुत आएगा कि आपको पता चलेगा कि वेक्टर एरिया क्यों हमारे लिए जरूरी है। केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप देखिएगा व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सरफेस परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी वेक्टर एरिया यहाँ पर आपको काम आने वाला है। टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय द सरफेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स थीटा जो है वो 90 होगा। तो थीटा 90 होगा तो ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो 90 बन जाएगा, और ये हमारे पास मिनिमम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है? दिस इज द मैक्सिमम। Why we are taking the zero when the surface is perpendicular? Because we are considering the vector area, not the area. सरफेस तो परपेंडिकुलर है ही है, लेकिन हमारे पास वेक्टर एरिया क्या है? वो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर है। व्हेन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ये देखिए मैंने आपको कहा था कि आपने एरिया सिंपल नहीं लिखना, वेक्टर एरिया लिखना है, इज जीरो। सरफेस परपेंडिकुलर है बट वेक्टर एरिया क्या है, और ई फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या है? जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस ऑफ जीरो एंड ई ए कॉस ऑफ जीरो इक्वल टू वन होता है, तो ई ए सिंपल आ जाएगा। मिनिमम फ्लक्स कैसे आएगा? उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर थी आपके पास सरफेस, यहाँ पे सरफेस क्या हो जाएगी? पैरेलल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया में एंगल जीरो का था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया में आपके पास एंगल 90 का हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स आपके पास मिनिमम हो जाएगा। ई डॉट ए कॉस थीटा, ई ए कॉस ऑफ 90, और 90 भी आपका पास जीरो होता है। ठीक है, फ्लक्स इन एनी डायरेक्शन, किसी भी कोई भी ओरिएंटेशन हो अदर देन जीरो और 90, 45 हो सकती है, 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 49, 50 वर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? यहाँ पर आपको शो कराया गया है वेक्टर। ये देखेंगे आपके पास सरफेस परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन वेक्टर एरिया क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे सरफेस पैरेलल है लेकिन वेक्टर एरिया क्या है? परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर कोई भी सरफेस है किसी भी डायरेक्शन में है। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस आप लेंगे, कोई भी क्लोज सरफेस आपने ले ली, उसके अंदर चार्ज है, उसका रेडियस आप फॉर एग्जांपल आप सफेयर ले रहे हैं, ठीक है, उसका रेडियस आर है। सिर्फ सरफेस को आपने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया है, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, और इसी तरह अप टू डेल्टा ए एन तक, और हर एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई वन, ई टू, ई थ्री है रिस्पेक्टिवली। अब आपने इसको क्या करना है? यहाँ से आपने गॉसेस लॉ को प्रूफ भी करना है। ठीक है, इसको गॉसेस लॉ को आप जब कहा जाता है ना गॉसेस लॉ को प्रूफ करे, तो आपने इस मेथड के थ्रू करना होता है। फर्स्ट पैच में आपके पास क्या हो जाएगा? ई वन डेल्टा ए वन, सेकेंड पैच में ई टू डेल्टा ए टू, थर्ड पैच में ई थ्री डेल्टा ई ए थ्री,
सिमिलरली क्या हो जाएगा, nth पैच के लिए क्या हो जाएगा, फाइव ई एन डेल्टा एन ई एन डेल्टा ए एन। सब फाइव्स को आप सम अप करेंगे, ठीक है, 5 1 + 5 2 + 5 3 अप टू 5n। पुटिंग वैल्यूज पुट करेंगे, e1 डेल्टा ए1 + e2 डेल्टा ए2 अप टू सो ऑन आप पुट करेंगे। अब आपने वेक्टर्स को खत्म करना है, कॉस पुट करना है, कॉस थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। As the direction of electric field intensity and the vector area is same at the patches, so theta is equal to 0। आपके पास हर एक में थीटा क्या होगा, 0 होगा। हर एक में थीटा आप 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 पुट करते जाएंगे तो आपके पास 1 1 आना शुरू हो जाएगा। E1 डेल्टा A1 + E2 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन E n डेल्टा AN। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो आप इसको प्रूव कर सकेंगे, अगर ना यूनिफॉर्म होगी तो कभी भी आप इसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, तो हमने क्या किया कि इसको कॉमनली E ले लिया, यानी कि ई हमने हर जगह पे लिख दिया। डेल्टा को हमने कॉमन लिया, A1 A2 A3 उसको हमने अंदर रख लिया। E इंटू हमने क्या कर दिया कि टोटल एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, E की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। और आपके पास सरफेस एरिया आपके पास क्या है, ये आपके पास है 4 पाई r स्क्वायर। दोनों को हमने पुट किया, 4 पाई r स्क्वायर जो यहाँ पर है, ठीक है, ये 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एंड पे बचेगा क्यू और एप्सिलॉन पाई क्या हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज में वो पूछते हैं कि आपके पास जो चार्ज इनक्लोज्ड है किसी भी सरफेस में किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा इनक्लोज्ड जो आपके पास मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से क्या आएगा। पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। दूसरा आ सकता है डिफाइन वेक्टर एरिया। तीसरा आ सकता है एक्सप्लेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स। जब आपने मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स लिखना है ना, तो एक ये चीज और एक ये चीज, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर सरफेस परपेंडिकुलर और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया और उसके साथ डायग्राम, ठीक है, तो वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स आपके पास वो दे सकते हैं। इसके अलावा वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फाइनल आपसे रिजल्ट पूछ सकते हैं कि वो आपके पास क्या आएगा। एमसीक्यूज की तरफ आप जाएंगे तो आपको पता है कि ये पूछ सकते हैं कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स का या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो ये पूछ सकते हैं कि आपके पास जो वेक्टर एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स पूछ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स में सरफेस की डायरेक्शन पूछ सकता है और एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज से आती हैं आपके पास। इसके अलावा वो पूछता है आपके पास कि आपके पास जो चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हमने एंड पे ये लिख लिया है कि हमारे पास किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वंस ऑन द मीडियम एंड अदर द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।